अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल फ्रॉम डीएनए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर क्या है ये बिटकॉइन। बिटकॉइन को तफसील से बयान करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि इस टाइम जो है बिटकॉइन गूगल पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सर्च में आने वाला टॉपिक है। और अगर 2011 में किसी ने बिटकॉइन को ख़रीदा होगा तो आज उसके पास इतने ज़्यादा पैसे होंगे कि उसको किसी और चीज़ के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर 2011 में किसी ने बिटकॉइन को ख़रीदा होगा तो उसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ $1 थी, और आज जो इस वक्त बिटकॉइन की जो कीमत है वो है $35,000। जी दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। इस टाइम जो है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ इसकी कीमत जो है ज़्यादा होती जा रही है। तो आखिर क्या है ये बिटकॉइन। बिटकॉइन बेसिकली जो है ये एक इंटरनेट करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। इसकी कोई भी फ़िज़िकल फॉर्म नहीं होती, ना ही आप इसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये जस्ट एक नंबर्स की फॉर्म में आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में वेबसाइट पे सेव होता है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको जो है किसी को जो है बिटकॉइन भेजने या किसी से बिटकॉइन लेने की दफ़ा जो है ना आप सिर्फ़ और सिर्फ इस नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बिटकॉइन को तफसील से समझने के लिए हमें इसका जो कंपैरिजन है नॉर्मल जो हमारे बैंक नोट होते हैं उससे करना होता है। हमारा जो कोई भी बैंक नोट है उसकी जितनी भी वर्थ है, जो हमारी जो कंट्री है उसका जो सेंट्रलाइज जो बैंक होता है, सेंट्रल बॉडी होती है, जो बड़ा बैंक होता है, वो उसकी वर्थ को डिसाइड करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी नोट है, अब उसकी कितनी वर्थ है, 100 रुपये का है, 10 रुपये का है, 1000 रुपये का है, 5000 रुपये का, वो जो सेंट्रल गवर्निंग बॉडी होती है वो उसकी वर्थ को जो है तय करती है कि ये इस नोट की वैल्यू ये है। और इसीलिए जो है इसको सेंट्रलाइज करेंसी कहा जाता है क्योंकि ये एक सेंट्रल बॉडी के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। लेकिन इसके बरक्स जो है इसकी जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू कोई भी सेंट्रल बॉडी या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही होती। इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं जिसके पास जो है बिटकॉइन मौजूद है। इसलिए जो है इसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर जो है बिटकॉइन मार्केट में बहुत ज़्यादा है और उसकी जो है डिमांड कम है तो इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। लेकिन उसके बरक्स अगर जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी जो सप्लाई बहुत कम है तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज मनी भी कहा जाता है क्योंकि इसको कोई भी सेंट्रल बॉडी नहीं कंट्रोल कर रही होती। बिटकॉइन के पॉपुलर होने की जो एक और बड़ी वजह है वो ये है कि ये एक बिल्कुल ही एनोनिमस करेंसी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो है या बैंक इसका जो ट्रेस है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बिटकॉइन को 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सातोशी नाकामोटो एक बंदा था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसको इंट्रोड्यूस करवाने का ये मकसद था कि जितनी भी जो हमारी जो मनी ट्रांजैक्शन है वो एक सेंट्रल बॉडी के कंट्रोल में ना रहें, बल्कि जो है जिन लोगों ने आपस में जो ट्रांजैक्शन करनी है वो कम्प्लीटली उनके कंट्रोल में आ जाए। इसको जो है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी कि जो है ना अगर मैंने अपने फ्रेंड को जो है पैसे सेंड करने हैं तो मैं डायरेक्टली उसको जो है पैसे सेंड कर सकता हूँ, या अगर मैंने अपने फ्रेंड से पैसे रिसीव करने हैं तो वो मैं डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसे रिसीव करूँगा, ना कि वो जो पैसे हैं मेरे बैंक के थ्रू मेरे अकाउंट में आएंगे। तो इससे ये होता है कि वो जो सेंट्रल बॉडी है उसके जो इसके ऊपर जो जितना भी कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ वो लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं जिनके पास वाकई में बिटकॉइन मौजूद है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को इस तरह मैनेज किया जाता है कि जब भी कोई बंदा दूसरे बंदे को बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका कुछ हिस्सा उन लोगों के पास ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है जिनके पास इस टाइम बिटकॉइन मौजूद है। इसका मतलब है कि ये जो इसकी ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक बंदे के पास नहीं रहती, बल्कि जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो जाती है। इसका अल्टीमेटली फ़ायदा ये होता है कि इसको ना तो कोई इतनी जल्दी हैक कर सकता है और ना ही जो है इसके अंदर कोई जो है ना करप्शन या कोई चोरी का इम्कान होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जितने भी बिटकॉइन यूज़र्स हैं वो इसको जो है ओवरलुक कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन को हम स्टोर कैसे करेंगे। बिटकॉइन को जो है ना हम बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर करते हैं। ये एक जो है डिजिटल नंबर होता है जो कि आप जो है ना वेबसाइट या अपने मोबाइल नंबर पे जनरेट कर सकते हैं, और इसका आपने जो है ऑटोमेटिकली अब जो है ना खुद से एक पासवर्ड लगाना होता है। अब ये पासवर्ड जो है आपके अलावा किसी को भी पता नहीं होता है, और इस जो है नंबर को हासिल करने के लिए ना तो आपको अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ना कोई अपनी आईडी कार्ड या पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यही इसका फ़ायदा होता है कि जब आपकी जो है ना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी को नहीं दे रहे होते तो इसको जो ट्रैक करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इसको ट्रैक नहीं कर सकती।
और जब भी आपने ये चेक करना होगा कि मेरे बिटकॉइन वॉलेट में कितने पैसे हैं, आप वो जो नंबर वो एंटर करेंगे और उसके साथ जो पासवर्ड एसोसिएटेड आपने किया होगा वो आप उस वेबसाइट पे एंटर करेंगे, तो आपको वो आगे से शो कर देगा कि आपके वॉलेट में इतने बिटकॉइन पड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको हासिल करने के लिए आपने अपना कोई भी नाम या कोई पर्सनल आईडी नहीं शो करानी होती, और इसी वजह से इसका जो ट्रेस है वो भी हासिल करना मुमकिन नहीं होता है। इसलिए जो जितने भी ऑनलाइन ड्रग माफिया हैं या हैकर्स हैं वो बिटकॉइन में करेंसी एक्सचेंज करना जो प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी मनी ट्रेल कोई भी जो है ना किसी तरीके से हासिल नहीं कर सकता और ना ही कोई इसको हैक कर सकता है। अब हम अगली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि हम बिटकॉइन को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसको जो ना हासिल करने के जो ना बहुत ही आसान तरीके हैं। एक तो पहला जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है कि आप जो है किसी को पैसे देके जो अभी उसकी वर्थ है, यानी कि जो है ना $35,000 आप देंगे किसी को जिसके पास बिटकॉइन है, और आप उससे एक बिटकॉइन ले लेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है उस बिटकॉइन की वर्थ की कोई चीज़ आप उसको देंगे और उसकी जो ना बदले में वो आपको बिटकॉइन दे देगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है बिटकॉइन को माइन करना। बिटकॉइन माइन करना भी एक बहुत ही ज़्यादा एक ट्रिकी चीज़ है। उसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझाता हूँ कि जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को कोई जो है ना बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की, वो ट्रांजैक्शन जस्ट ऐसे सिंपली ही नहीं हो जाती। उस ट्रांजैक्शन के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम भी और कैलकुलेशन जुड़ी होती है। अब क्या होता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जो जिनके पास बिटकॉइन पड़े हैं उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सुपर कंप्यूटर या बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी के कंप्यूटर जो है ना वो पड़े होते हैं। वो उन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके वो जो उस ट्रांजैक्शन के साथ जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम जुड़ा होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो जब वो उसको सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल हो ही जाती है, लेकिन उसके बदले में उस एल्गोरिदम को सॉल्व करने में उनको भी उस जो ट्रांजैक्शन का जो बिटकॉइन का जो ना कुछ हिस्सा उनको भी मिल जाता है। अब बिटकॉइन जो है ये ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा एक बिटकॉइन ही किसी को देना है। बिटकॉइन को आप जो है ना मज़ीद जो है ना 8 डेसिमल्स में जो है ना आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 0.000000001 के जो है ना फ्रैक्शन में भी आप इसको है इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप उस कंप्यूटर की मदद से उन एल्गोरिदम्स को हल करते जाएंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ वो एल्गोरिदम और भी ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। और इस तरह क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो एल्गोरिदम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग हो जाता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो जो कंप्यूटर उसको जो है सॉल्व कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा जो है बिजली ले रहा होता है, और उसके बदले में जो आपको बिटकॉइन मिल रहे होते हैं या उसका बिटकॉइन का फ्रैक्शन मिल रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यानी कि आपका बिजली का बिल तो लाखों में आ जाएगा लेकिन उसके बदले में जो आपको बिटकॉइन मिले हैं वो हज़ारों में होंगे। इसलिए फिर अल्टीमेटली लोग जो है बिटकॉइन माइनिंग छोड़ देते हैं। बिटकॉइन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2008 में, तभी ये जो है डिसाइड कर लिया गया था कि पूरी दुनिया में जो है 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनाए जाएंगे, और ये जो है ना बात तभी से फाइनल है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक 16 मिलियन बिटकॉइंस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, प्रोड्यूस हो चुके हैं, और पीछे जो बाकी 5 मिलियन जो बिटकॉइन है वो उसके बारे में कहा जाता है कि ये साल 2140 में जाकर ये जो है ना कम्प्लीटली 21 मिलियन बिटकॉइन जो प्रोड्यूस होंगे। यानी कि आज से 120 साल बाद ये जो है ना कम्प्लीट 21 मिलियन जो बिटकॉइंस है ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर जो है वो उनकी प्रोडक्शन में तरक्की होती जा रही है, ये जो है एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो बिटकॉइन की प्रोडक्शन है ये अगले 120 साल में नहीं बल्कि जो है ना अगले 10 से 20 सालों में ही मुकम्मल हो जाएगी। जिसका एक अंदेशा ये भी है कि इसकी वजह से जो आने वाले वक्त में जो बिटकॉइन की प्राइसेस है वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होती जाएंगी। बिटकॉइन के बारे में जो एक ख़राब चीज़ है वो ये है कि इसकी प्राइस की गारंटी कोई भी आपको नहीं देता। दोस्तों जब आप किसी भी बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो बैंक जो है आपको उस चीज़ की गारंटी देता है कि इस करेंसी की इतनी वर्थ है, लेकिन जो है बिटकॉइन जो है उसकी तो कोई भी सेंट्रल बॉडी ना होने की वजह से उसकी भी कोई भी आपको गारंटी नहीं देता। मिसाल के तौर पे आज आपने 10 लाख रुपए के बिटकॉइन ख़रीदे हैं और आप जो है सुबह सोकर उठे हैं तो उसके अगले दिन पता चलेगी उसकी वर्थ जो है 10,000 भी नहीं रही। ये ऐसा है तो मुश्किल, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है।
बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर यूज़ होते हैं उनको ASI कहा जाता है, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक IC कहा जाता है। और इनकी वर्थ जो है, इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि आज के मुकाबले में अगर कोई आपने ASI लेना है तो वो आपको 20 से 30 लाख रुपए का एक ASI मिलेगा। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन का फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हमारी जो करेंसी है वो उतनी ज़्यादा ऑनलाइन और डिजिटल होती जा रही है, और बिटकॉइन की बढ़ती हुई वैल्यू को देखकर यही अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले वक्त में बिटकॉइन की वर्थ और भी ज़्यादा होती जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो नॉर्मल जो करेंसी है इसको शिफ्ट करके बिटकॉइन पे शिफ्ट हो जाएंगे, या क्रिप्टो करेंसी की जो दूसरी जो टाइप्स हैं उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। बिटकॉइन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि कोई भी इसको हैक या ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाखों की तादाद में जो सर्वर्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उसमें इनकी इंफॉर्मेशन फैली होती है। ना ही कोई आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, और ना ही जो है ना आपके अकाउंट से कोई पैसे चोरी या करप्शन कर सकता है, क्योंकि इसको हज़ारों लाखों लोग जो है ना वो ओवरलुक कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। बिटकॉइन का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका कोई भी मनी ट्रेल नहीं होता, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जितने भी जो ड्रग माफिया हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो लोग हैं, ये प्रेफर करते हैं कि उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में ही हो। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये दुनिया में अभी तक हर जगह जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान, चाइना वगैरह, इसमें जो है ना इनके इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और इसको इल्लीगल करार दिया गया है। एक और जो इसका डिसएडवांटेज है, जो कि मेरी नज़र में बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर किसी भी वजह से या किसी भी तरीके से आप अपने बिटकॉइन वॉलेट का नंबर भूल जाते हैं तो उसको ट्रेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर वो नंबर एक दफ़ा गुम हो गया तो उसमें जितने भी आपके बिटकॉइन पड़े होंगे वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। ये दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें भी और हमारे मुल्क को भी क्रिप्टो करेंसी में शिफ्ट हो जाना चाहिए या नहीं। दुबई ने तो ऐलान कर दिया था कि वो 2021 में जो है कम्प्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या हमारे भी मुल्क को इस पर कन्वर्ट हो जाना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे हेल्दी।